हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका भारत और समकालीन विश्व सेकंड जो हमारी बुक है उसकी बात कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप की पूरी राष्ट्रवाद की कहानी, चाहे आपका फ्रांसीसी क्रांति हो, चाहे वो आपके जर्मन और इटली का एकीकरण हो, उसमें बाल्टिक देशों के आपस की कहानी हो, कैसे राजतंत्र शासन को हटाकर लोगों ने राष्ट्रवाद और उदारवाद को अपनाया, क्या क्या वहाँ की समस्याएं थी और किस तरीके से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, इस सारी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। आज अब हम लोग इस अपनी क्लास के अंदर लेसन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, और इस लेसन नंबर 2 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। अभी आपने यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी को पढ़ा, अब हम भारत में राष्ट्रवाद की कहानी को देखें। जैसा आप देख चुके हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद ही के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसके बारे में हम लोगों की समझ बदलने लगी है। वे कौन हैं, वे अपनी पहचान किस परिभाषा से होती है, और यह भावना बदल गई है। राष्ट्र के प्रतिभा की भावना पैदा हो गई है। नए प्रतीक, नए चिन्ह, नए गीत, नए विचार, नए संपर्क और समुदाय सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया गया है। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्र पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ है। आइए देखें कि ये सोचते हैं और ये किस तरह से पैदा हुई है। इस पर हम लोग देखने का आपका विचार करेंगे कि भाई ये कैसे कुछ, क्या इसकी स्थिति है। इन सारी स्थिति को गौर करके आपका देखते हैं और एक एक करके आपका बात करें। क्लियर है? ताकि आप इसको देख पाए, ताकि आप इसको दूसरे उपनिवेश की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी है। उपनिवेश शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान आपसी एकता को पहचान लाना, उत्पीड़न और दमन का साझा भाव ही समूह को एक दूसरे में बांधे हुए, लेकिन हर वर्ग, समूह और उपनिवेश का असर एक जैसा नहीं था। अनुभव अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस समूह ने इकट्ठा करके विशाल आंदोलन खड़े किए और तुरंत एकता का टकराव उसमें निहित था। पहले एक और पुस्तक भी थी जिसने अपने भारत में राष्ट्र का उदय अध्ययन किया। आपने 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक की कहानी को पढ़ी थी। इसमें 1920 के दशक में अध्ययन करेंगे और इसमें असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन विकसित करने के लिए किस तरह से प्रयास किया गया था। इस आंदोलन की विभिन्न सामाजिक समूह में इस तरह का हिस्सा लिया गया है कि राष्ट्र के लोगों की अपना कल्पना कर सके और नया जुड़ाव या इत्यादि ये सारे जुड़ाव हो सकें। ये हमको देखना, ये हमको करना बड़ा अच्छा था, और इस पर हम लोगों को बात देख लिया। और आपको दिखाई देगा 1 से 6 अप्रैल 1919 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में सड़क पर उतरे और बड़े जुलूस आम रूप में इसमें आपको दिखाई दे रहे। पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग। 1919 के बाद से सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन इलाकों तक फैल गए थे। उसके सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धति सामने आने लगी थी। इन बदलावों को हमने कैसे समझा, उनके बारे में क्या परिमाण दे सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, विश्व युद्ध ने अनेक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा करी। इलाके के कारण भारत में भारी इजाफा हुआ। इसमें खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर आपके कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि हुई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आय कर शुल्क शुरू कर दिए गए, और इस कीमत के दौरान पापका तेजी से बढ़ी। 1913 से लेकर 1918 के बीच की कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोग मुसीबत बढ़ने लगी। गांव के सिपाही और जबरन भर्ती किए जाते थे। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1920 और 21 के दौरान देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थ की अभाव हो गया।
उसी समय फ्लू की बीमारी फैल गई, फ्लू बुखार टाइप में था, और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्षण और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। यानी कि ये वो समय था जब भारत की जनसंख्या घटी, और कहते हैं कि 1900 जो ये 21 का दशक है, इसमें जनसंख्या हमारी निगेटिव हो गई थी, कैसी थी, ऋणात्मक दर पर चली। देख लिया, लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय एक नया नेता सामने आया और संघर्ष का नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया। यहाँ कौन आ रहे हैं, गांधी जी की एंट्री हो चुकी। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे और एक नए तरह के जन आंदोलन का रास्ता चलाते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार को सफलतापूर्वक लुभा लिया। अब क्या था, साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज थे, और वो क्या थे, अंग्रेज वहां नस्ल भेद की समस्या से बात कर रहे थे, मतलब नस्ल भेद था, बेसिकली रेसिज्म था। इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार की शक्ति, शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, उत्पीड़क से मुकाबला करने में आपके शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, तो प्रतिशोध की भावना, आक्रामकता का सहारा लिए बिना, अगर आप शारीरिक के रूप से आप नहीं लड़ सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, प्रतिशोध लीजिए, उसकी भावना को आक्रामकता का सहारा भी लिए बिना, मतलब एग्रेसिव हुए बिना। सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे नहीं, अपितु उनको अहिंसा के दम पर भी सफल बनाते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रुओं की चेतना जोड़ना चाहिए, और शत्रु पीड़क शत्रु को नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश की बजाय सच्चाई का देखना चाहिए। इस संघर्ष का अंत्य सत्य की खोज ही जीत है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा ही सभी धर्मों पर भारतीय एकता के सूत्रपात में बांध सकते हैं। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाए और 1917 में बिहार के चंपारण के इलाके का दौरा किया, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, और 1917 में उन्हें गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों का दमन किया और सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की बीमारी के कारण खेड़ा जिले के कारण किसान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली ढीले ढंग से की जाए, और 1815 में गांधी जी सूती कपड़े और कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चला सके और वापस वो इलाहाबाद पहुंच सके। ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी चाहिए, करनी चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट, इसकी कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ, 1919 में क्या है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया। वहां की जो संसद है उसका नाम है इंपीरियल लेजिस्लेटिव, ने बहुत जल्दी पार कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद करने का अधिकार। यानी कि अगर राजनीतिक कोई भी गतिविधि हो रही है या कोई, उसको कुचल सकते हैं, या राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में रख सकते हैं। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। 6 अप्रैल को उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। देखिए, सत्याग्रह क्या मतलब, रॉलेट एक्ट क्या था। जब भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी लोग, बहुत सारे राजनीतिक लोग अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध, उनके शोषण की प्रवृत्ति के विरुद्ध अपना आवाज उठा रहे थे, और ये बड़ी व्यापक रूप से फैलने लगी। अंग्रेजों ने उन क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, उन राजनीतिक चीजों को कुचलने के लिए एक कानून बनाया, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट।
तो कहते हैं बिना अपील बिना दलील का कानून। 1919 में ये आपके लंदन से पारित होकर भारत आया और इसमें क्या था, अगर आप कोई राजनीतिक आप कोई विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, सरकार आपको पकड़ कर यानी कि पुलिस आपको पकड़कर जेल में 2 साल तक बंद कर सकती है, कोई सुनवाई नहीं होगी। यानी कि पुलिस किसी को भी उठाकर इसमें राजनीतिक हवाला देकर ये क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसको जेल में गिर सकती है। तो इसके खिलाफ लोगों ने एक विश्वव्यापी मतलब एक भारत में एक आंदोलन बनाया जो बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में चला, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। और ये कैसा था, अहिंसा थी, मतलब हमको शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना है, आना है, हमें कोई उग्र नहीं करना, हम किसी चीज को हिंसक नहीं करना, बड़ी शांति के साथ हमने इस रोलर एक्ट को बात करनी है। विभिन्न शहरों में रैलियों और जुलूसों का आयोजन हुआ। रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद हो गई। जन व्यापक उभरे और चिंतित और रेलवे टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधा भी बंद हो जाने की आशंका के भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी पर दमन करना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने से पहले पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोगों ने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया। मार्शल लॉ लगा गया और जनरल डायर को आपको कमान संभाल ली। कैसा हो गया, जनरल डायर ने भी इसकी कमान संभाल ली। अब रॉयलेट एक्ट का ही कहानी है, जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे साल 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव में सालासन बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा। अब 13 अप्रैल को क्या था, जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे हुए, हत्याकांड भी हुआ। कारण क्या था, उस दिन बैसाखी था और उसके मेले पर लोग इकट्ठा होते थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून के विरोध प्रकट करने के लिए एकत्र हुए। कुछ तो इसलिए इकट्ठा हो गए थे कि भाई हमको विरोध करना है, कुछ मेले के चक्कर में आ गए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण वहां लोग जुट होने का पता नहीं था। इलाके में मार्शल लॉ लग चुका था। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही मैदान से बाहर निकलने पर सारे रास्ते बंद कर दिए और इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी। सैकड़ों लोग मर गए और उसके बाद उसने बताया कि सत्याग्रह का जहन दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्थान करना चाहता। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगी, पुलिस ने मोर्चा लेने लगे, सरकार इमारतों और हमला करने लगे। शहर ने कार्रवाई को निर्मम तरीके से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और अंकित करना चाहती थी। सत्याग्रह को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीटने चलाने, साबित करने, सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। कोड़े मारे गए। गांव जैसे गुजरांवाला पंजाब में बम बरसाए गए, हिंसा फैली। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। अब देखिए जलियांवाला बाग कितना बड़ा रूप, व्यापक रूप ले चुका था और कारण क्या था, केवल वो विरोध कर रहे थे और कुछ लोग वहां मेले पे शिरकत करने मतलब वहां पहुंच गए थे मेले की वजह से। कुछ लोग आपका रोलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा हो गए थे, लेकिन जनरल डायर ने बिना किसी सूझबूझ के अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अंधाधुंध फायरिंग करने की वजह से वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें बच्चे, औरतें, महिला, बुजुर्ग सभी लोग उसमें थे, जिनकी वहां पर मृत्यु हुई। तो एक बड़ा दयनीय स्थिति क्लियर है। भले ही रोलेट एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी यह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में ज्यादा जनाधार वाले आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन आंदोलन का मानना था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ही ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी, इसका आशय था, अफवाह फैली हुई थी। इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेताओं के
में खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत बड़ी सख्त संधि थोप दी। खिलाफत का तत्कालिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो खिलाफत समिति कहाँ बनी? 1919 में आपके मुंबई में। मोहम्मद अली, शौकत अली बंधुओं के साथ युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई को आपके तराशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा की। दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज का एक असहयोग आंदोलन आपका शुरू किया जाए। और इस रूप से हम इसको देख सकते हैं और इस रूप से ही हम इसको बात कर सकते हैं कैसा आंदोलन है, कैसे शुरू किया जाना चाहिए, इन सब चीजों पर हम लोग देख रहे थे। अच्छा, आंदोलन जितने भी थे वो शुरुआती तौर पर सब जो आंदोलन रहे वो आपके शहरों और कस्बों तक ही सीमित थे। गांव में वो आपका पहुंचने में असहयोगी क्यों? अब बात कर रहे थे कि जो भाई आंदोलन चलाना है तो असहयोगी आंदोलन क्यों चले? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत ब्रिटिश शासन भारतीय के सहयोग से स्थापित होगा और यह शासन ही सहयोग के कारण ही चल पाएगा। भारत में लोगों को अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग क्यों चुना? क्योंकि वो अपनी एक बुक लिखते हैं हिंद स्वराज में, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है कि भारत में जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी शासन में जो भारतीय पुलिस वाले वो कौन है? वो सब भारत के हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। जो क्लर्क हैं, जो सैनिका में हैं, जो लोग आपकी जमींदारी व्यवस्था हैं, जो कानून दे रहे हैं, लगान लगा रहे हैं, वसूल रहे हैं, सब भारतीय हैं। अगर इनको सपोर्ट करना ही बंद कर देंगे, इनको सहयोग करना ही बंद कर दें, अगर हम लोग असहयोग करें, एक साल के अंदर अंग्रेजों का जो ढांचा है वो आपका टूट जाएगा। एक ढांचा जो है वो आपका बिखर जाएगा। इसको असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है? गांधी जी का सुझाव था आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले सरकार द्वारा दी गई पदावधि लौटा देनी चाहिए। यानी कि अगर किसी को हर तरह मतलब भाव जमाने में लॉर्डशिप या लॉर्ड या वॉयसराय बहुत सारी वहाँ उपाधियां मिलती थी, राय वगैरह की, ये सब लौटा देना चाहिए। सरकारी नौकरियां जैसे पुलिस, सेना, अदालत, परिषद, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें। और 1920 की गर्मी में गांधी जी और शौकत अली द्वारा समर्थन जुटाने में यात्राएं करते रहे। उन्होंने यात्रा करी शौकत अली। फिर है कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों से संकेतित थे। नवंबर 1920 में विधायक परिषद के लिए चुनाव का बहिष्कार करने हिचकिचाते रहे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। दिसंबर से सितंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसे लोग आंदोलन का समर्थन और विरोध के बीच में सहमति नहीं थी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस में नागपुर के एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम में स्वीकृति पर मोहर लगाने का प्रयास किया। आंदोलन हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, उन्हें किन आंदोलनों का हिस्सा किया जाए और विभिन्न सामाजिक समूह और असहयोग के विचार को हम किस तरह से समझें, इसको हम देख सकते हैं। कैसे कि भाई हमको कैसे समझना चाहिए, किस तरीके से हम लें, इन सारी चीजों पर हमको बात करनी चाहिए। और देखिए वो जमाने का दौर है, विदेशी वस्त्र कपड़े का बहिष्कार किया है। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक प्रतीक और संस्कृति का प्रभुता का प्रतीक माना जा रहा था। आप देखें सूती कपड़े काटने की परंपरा थी, हमारे यहाँ सिल्क सूती की बड़ी डिमांड थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस परंपरा को, इस उद्योग को नष्ट कर दिया। और बंगाल में आप देखिए, बंगाल कितना बड़ा सूत काटने के लिए, कपड़े बनाने के लिए फेमस था। लेकिन जैसे ही आपका अंग्रेजों ने यहाँ के कपास को ले जाकर इंग्लैंड में मशीन से आपकी कपास तैयार करके जो कपड़ा बनाया था और भारतीय कपड़े से काफी सस्ता था, इस चक्कर में वापस क्या हो गया कि उनको लाभ मिल रहा था, इसका विरोध करने के लोगों ने प्रयास किया। गांधी जी ने कहा क्योंकि हम लोग अपने स्वदेशी अपनाएं, अपने उत्पाद को बढ़ाएं, इन सब चीजों की आपकी कोशिश की गई और वही कोशिश में यह आंदोलन भी एक उनमें प्रमुख है।
क्लियर है? तो इतना आपने देख लिया। ये समय है जनरल डायर का। जनरल डायर के हुक्म से सिपाहियों ने आपका लोगों पर घुसकर घसीट कर गोली चलाई है, उनको आप देख सकते हैं। कभी मौका मिले तो आप अमृतसर जाइए और जलियांवाला बाग देखिए। आज भी वहां गोलियों के निशान है दीवार में, उनको चिन्हित किया गया, दिखाया गया है। आज को देखिए, उसको देखिए और प्रयास कीजिए कि उस जमाने में क्या स्थिति रही होगी। तो एक आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि भाई क्या था, किस तरीके से संघर्ष हुआ। जो आजादी आज हमको मिली है, कितने लोगों ने अपने प्राण का बलिदान दिया है, कितना खून हुआ है, जो लोगों ने अपने खून से इस क्रांति तक आपका पहुंचे हैं, इन सब को, इसको आप अच्छे से देख सकते हो, इसमें बात कर सकते हो कहाँ कहाँ से है। क्लियर है? रोलैंड एक्ट के विषय में आपने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। सत्याग्रह कैसा था, अब आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने केवल भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में भी नस्ल भेद के खिलाफ, कि वहां भी ब्रिटिशर लोगों का ही शासन था, उनके खिलाफ भी वहां आंदोलन चलाया। और जब वो भारत वापस आए तो भारत वापस आने के बाद उन्होंने आंदोलन चलाने का निश्चय किया। यहाँ भी उनके आंदोलन बड़े व्यापक रूप। क्लियर है? इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, देखना है और आपको रिवीजन करना है एक एक करके। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप एक बार इनको देखिए, रिवीजन कीजिए, तब हम लोग इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र आंदोलन की और बहुत सारी घटनाओं को आपकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।